समरकांत के पिता लाला समरकांत बड़े उद्योगी पुरुष थे। उनके पिता केवल एक झोपड़ी छोड़कर मरे थे, मगर समरकांत ने अपने बाहुबल से लाखों की संपत्ति जमा कर ली थी। पहले उनकी एक छोटी सी हल्दी की आड़त थी। हल्दी से गुड़ और चावल की बारी आई। 3 बरस तक लगातार उनके व्यापार का क्षेत्र बढ़ता ही गया। अब आढ़तें बंद कर दी थी। केवल लेन देन करते थे। जिसे कोई महाजन रुपये न दे उसे वह बेट खटके दे देते और वसूल भी कर लेते। उन्हें आश्चर्य होता था कि किसी के रुपये मारे कैसे जाते हैं। ऐसा मेहनती आदमी भी कम होगा। घड़ी रात रहे गंगा स्नान करने चले जाते और सूर्योदय के पहले विश्वनाथ जी के दर्शन करके दुकान पर पहुंच जाते। वहां मुनीम को जरूरी काम समझाकर तगादे पर निकल जाते और तीसरे पहर लौटते। भोजन करके फिर दुकान आ जाते और आधी रात तक डटे रहते थे। भी भीमकाय भोजन तो एक ही बार करते थे, पर खूब डट कर 200-250 मुकद्दर के हाथ अभी तक फेरते थे। अमरकांत की माता का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। समरकांत ने मित्रों के कहने सुनने से दूसरा विवाह कर लिया था। उस 7 साल के बालक ने नई माँ का बड़े प्रेम से स्वागत किया, लेकिन उसे जल्द मालूम हो गया कि उसकी नई माता उसकी जिद और शरारतों को उस क्षमा दृष्टि से नहीं देखती जैसे उसकी माँ देखती थी। वह अपनी माँ का अकेला लाडला लड़का था, बड़ा जिद्दी, बड़ा नटखट। जो बात मुंह से निकल जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता। नई माता जी बात बात पर डांटती थी, यहाँ तक कि उसे माता से द्वेष हो गया। जिस बात को वह मना करती उसे वह अदबदा कर करता। पिता से भी ढीठ हो गया। पिता और पुत्र में स्नेह का बंधन न रहा। लाला जी जो काम करते बेटे को उससे अरुचि होती। वह मलाई के प्रेमी थे, बेटे को मलाई से अरुचि थी। वह पूजा पाठ बहुत करते थे, लड़का इसे ढोंग समझता था। वह पहले सिरे के लोभी थे, लड़का पैसे को ठिकरा समझता था। मगर कभी कभी बुराइयों से भलाई पैदा हो जाती है। पुत्र सामान्य रीति से पिता का अनुगामी होता है। महाजन का बेटा महाजन, पंडित का पंडित, वकील का वकील, किसान का किसान होता है। मगर यहाँ इस द्वेष ने महाजन के पुत्र को महाजन का शत्रु बना दिया। जिस बात का पिता ने विरोध किया वह पुत्र के लिए मान्य हो गई, और जिसको सराहा वह त्याज्य। महाजनी के हथकंडे और षड्यंत्र उसके सामने रोज ऐसे ही रचे जाते थे। उसे इस व्यापार से घृणा होती थी। इसे चाहे पूर्व संस्कार कह लो, पर हम तो यही कहेंगे कि अमरकांत के चरित्र का निर्माण पिता द्वेष के हाथों हुआ। खैरियत यह हुई कि उसके कोई सौतेला भाई न हुआ, न ही शायद वह घर से निकल गया होता। समरकांत अपनी संपत्ति को पुत्र से ज़्यादा मूल्यवान समझते थे। पुत्र के लिए तो संपत्ति की कोई ज़रूरत न थी, पर संपत्ति के लिए पुत्र की ज़रूरत थी। माता की तो इच्छा यही थी कि उसे वनवास देकर अपनी चहेती नैना के लिए रास्ता साफ कर दे, पर समरकांत इस विषय में निश्चल रहे। मज़ा यह था कि नैना स्वयं भाई से प्रेम करती थी, और अमरकांत के हृदय में अगर घर वालों के लिए कहीं कोमल स्थान था तो वह नैना के लिए था। नैना की सूरत भाई से इतनी मिलती जुलती थी जैसे सगी बहन हो। इस अनुरूपता से ने उसे अमरकांत के और भी समीप कर दिया था। माता पिता के इस दुर्व्यवहार को वह स्नेह के नशे में भुला दिया करता था। घर में कोई बालक न था और नैना के लिए किसी साथी का होना अनिवार्य था। माता चाहती थी नैना भाई से दूर दूर रहे। वह अमरकांत को इस योग्य न समझती थी कि वह उनकी बेटी के साथ खेले। नैना की बाल प्रकृति इस कूटनीति के झुकाए न झुकी। भाई बहन में यह स्नेह यहाँ तक बढ़ा कि अंत में विमातत्व ने मातत्वी को भी परास्त कर दिया। विमाता ने नैना को भी आंखों से गिरा दिया और पुत्र की कामना लिए संसार से विदा हो गई। अब नैना घर में अकेली रह गई। समरकांत बाल विवाह की बुराइयां समझते थे, अपना विवाह भी न कर सके। वृद्ध विवाह की बुराइयां भी समझते थे। अमरकांत का विवाह करना जरूरी हो गया। अब इस प्रस्ताव का विरोध कौन करता। अमरकांत की अवस्था 19 साल से कम न थी, पर देह और बुद्धि को देखते हुए अभी किशोरावस्था ही में था। देह का दुर्बल, बुद्धि का मंद। पौधे को कभी मुक्त प्रकाश न मिला। कैसे बढ़ता, कैसे फैलता। बढ़ने और फैलने के दिन कुसंगतियों और असंयम में निकल गए। 10 साल पढ़ते हो गए थे और अभी ज्यों त्यों 8वें में पहुंचा था। किंतु विवाह के लिए यह बातें नहीं देखी जाती। देखा जाता है धन, विशेषकर उस बिरादरी में जिसका उद्यम ही व्यवसाय हो।
लखनऊ के एक धनी परिवार से बातचीत चल पड़ी। समरकांत की तो लार टपक पड़ी। कन्या के घर में विधवा माता के सिवाय निकट का कोई संबंधी न था और धन की कहीं थाह नहीं। ऐसी कन्या बड़े भागों से मिलती है। उसकी माता ने बेटे की साथ बेटी से पूरी की थी। त्याग की जगह भोग, शील की जगह तेज, कोमल की जगह तीव्र का संस्कार किया था। सिकुड़ने और सिमटने का उसे अभ्यास न था और वह युवक प्रकृति की युवती, ब्याही गई युवती प्रकृति के युवक से, जिसमें पुरुषार्थ का कोई गुण नहीं। अगर दोनों के कपड़े बदल दिए जाते तो एक दूसरे के स्थानापन्न हो जाते। दबा हुआ पुरुषार्थ ही स्त्रीत्व है। विवाह हुए 2 साल हो चुके थे पर दोनों में कोई सामंजस्य न था। दोनों अपने अपने मार्ग पर चले जाते थे। दोनों के विचार अलग, व्यवहार अलग, संसार अलग, जैसे 2 भिन्न जलवायु के जंतु एक पिंजरे में बंद कर दिए गए हों। हाँ, तभी अमरकांत के जीवन में संयम और प्रयास की लगन पैदा हो गई थी। उसकी प्रकृति में जो ढीलापन, निर्जीवता और संकोच था, वह कोमलता के रूप में बदलता जाता था। विद्या अभ्यास में उसे अब रुचि हो गई थी। हालांकि लालाजी अब उसे घर के धंधों में लगाना चाहते थे। वह तार वार पढ़ लेता था और इससे अधिक योग्यता की उनकी समझ में ज़रूरत न थी। पर अमरकांत उस पथिक की भांति जिसने दिन विश्राम में काट दिया हो, अब अपने स्थान पर पहुंचने के लिए दूने वेग से कदम बढ़ाए चला जाता था। स्कूल से लौटकर अमरकांत नियमानुसार अपनी छोटी कोठरी में जाकर चरखे पर बैठ गया। उस विशाल भवन में जहाँ बारात ठहर सकती थी, उसने अपने लिए यही छोटी सी कोठरी पसंद की थी। इधर कई महीने से उसने 2 घंटे रोज सूत काटने की प्रतिज्ञा कर ली थी और पिता के विरोध करने पर भी उसे निभाया जाता था। मकान था तो बहुत बड़ा, मगर निवासियों की रक्षा के लिए उतना उपयुक्त न था जितना धन की रक्षा के लिए। नीचे के तल्ले में कई बड़े बड़े कमरे थे जो गोदाम के लिए बहुत अनुकूल थे। हवा और प्रकाश का कहीं रास्ता नहीं। जिस रास्ते से हवा और प्रकाश आ सकता है, उसी रास्ते से चोर भी तो आ सकता है। चोर की शंका उसकी एक एक ईंट से टपकती थी। ऊपर के दोनों तल्ले हवादार और खुले हुए थे। भोजन नीचे बनता था, सोना बैठना ऊपर होता था। सामने सड़क पर 2 कमरे थे। एक में लालाजी बैठते थे, दूसरे में मुनीम। कमरों के आगे एक साइबान था जिसमें गाय बनती थी। लालाजी पक्के गौ भक्त थे। अमरकांत सूत काटने में मग्न था कि उसकी छोटी बहन नैना आकर बोली, क्या हुआ भैया, फीस जमा हुई या नहीं? मेरे पास 20 रुपये हैं, यह ले लो, मैं कल और किसी से मांग लाऊंगी। अमर ने चरखा चलाते हुए कहा, आज ही तो फीस जमा करने की तारीख थी, नाम कट गया, अब रुपये लेकर क्या करूँगा? नैना रूप रंग में अपने भाई से इतनी मिलती जुलती थी कि अमरकांत उसकी साड़ी पहन लेता तो यह बतलाना मुश्किल हो जाता कि कौन यह है, कौन वह। हाँ, इतना अंतर अवश्य था कि भाई की दुर्बलता यहाँ सुकुमारता बनकर आकर्षक हो गई थी। अमर ने दिलगी की थी पर नैना के चेहरे रंग उड़ गया। बोली, तुमने कहा नहीं, नाम न काटो, मैं 2-1 दिन में दे दूंगा। अमर ने उसकी घबराहट का आनंद उठाते हुए कहा, कहने को तो मैंने सब कुछ कहा, लेकिन सुनता कौन था? नैना ने रोष के भाव से कहा, मैं तो तुम्हें अपने कड़े दे रही थी, क्यों नहीं लिए? अमर ने हंसकर पूछा, और जो दादा पूछते तो क्या होता? दादा से बतलाती ही क्यों? अमर ने मुंह लंबा करके कहा, मैं चोरी से कोई काम नहीं करना चाहता। नैना, आप खुश हो जाओ, मैंने फीस जमा कर दी। नैना को विश्वास न आया। बोली, फीस नहीं, वह जमा कर दी। तुम्हारे पास रुपये कहाँ थे? नहीं नैना, सच कहता हूँ, जमा कर दी। रुपये कहाँ थे? एक दोस्त से लिए। तुमने मांगे कैसे? उसने आप दे दिए, मुझे मांगने ना पड़े। कोई बड़ा सज्जन होगा। हाँ, है तो सज्जन। नैना, जब फीस जमा होने लगी तो मैं मारे शर्म के बाहर चला गया। न जाने क्यों उस वक्त मुझे रोना आ गया। सोचता था मैं ऐसा गया बीता हूँ कि मेरे पास 40 रुपये नहीं। वह मित्र जरा देर में मुझे बुलाने आया। मेरी आंखें लाल थी। समझ गया, तुरंत जाकर फीस जमा कर दी। तुमने कहाँ पाए ये 20 रुपये? यह ना बताऊंगी। नैना ने भाग जाना चाहा। 12 बरस की यह लज्जाशील बालिका एक साथ ही सरल भी थी और चातुर भी। उसे ढपना सहज न था। उससे अपनी चिंताओं को छिपाना कठिन था। अमर ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, जब तक बतलाओगी नहीं, मैं जाने न दूंगा।
किसी से कहूँगा नहीं, सच कहता हूँ। नैना झेंपती हुई बोली। दादा से लिए? अमरकांत ने बेदिली के साथ कहा। तुमने उनसे नाहक मांगे। नैना, जब उन्होंने मुझे इतनी निर्दयता से धुतकार दिया तो मैं नहीं चाहता कि उनसे एक पैसा भी मांगूं। मैंने तो समझा था तुम्हारे पास कहीं पड़े होंगे। अगर मैं जानता कि तुम भी दादा से ही मांगोगी तो साफ कह देता मुझे रुपये की ज़रूरत नहीं। दादा क्या बोले? नैना सजल नेत्र होकर बोली। बोले तो नहीं, यही कहते रहे कि करना धरना तो कुछ नहीं, रोज़ रुपये चाहिए, कभी फीस, कभी किताब, कभी चंदा। फिर मुनीम जी से कहा 20 रुपये दे दो। 20 रुपये फिर देना। अमन ने उत्तेजित होकर कहा, तुम रुपये लौटा देना, मुझे नहीं चाहिए। नैना सिसक सिसक कर रोने लगी। अमरकांत ने रुपये ज़मीन पर फेंक दिए थे और वह सारी कोठरी में बिखरे पड़े थे। दोनों में से एक भी चुनने का नाम न लेता था। सहसा लाला समरकांत आकर द्वार पर खड़े हो गए। नैना की सिसकियाँ बंद हो गई और अमरकांत मानो तलवार की चोट खाने के लिए अपने मन को तैयार करने लगा। लाला, जो दोहरे बदन के दीर्घकाय मनुष्य थे, सिर से पांव तक सेठ वही खलवाट मस्तक, वही फूले हुए कपोल, वही निकली हुई तोंद, मुख पर संयम का तेज था जिसमें स्वार्थ की गहरी झलक मिली हुई थी। कठोर स्वर में बोले, चरखा चला रहा है, इतनी देर में कितना सूत काता होगा? 2-4 रुपये का। अमरकांत ने गर्व से कहा, चरखा रुपये के लिए नहीं चलाया जाता। और किस लिए चलाया जाता है? यह आत्मशुद्धि का एक साधन है। समरकांत के घाव पर जैसे नमक पड़ गया। बोले, यह आज नई बात मालूम हुई। तब तो तुम्हारे ऋषि होने में कोई संदेह नहीं रहा, मगर साधन के साथ कुछ घर गृहस्थी का काम भी तो देखना होता है। दिन भर स्कूल में रहो, वहाँ से लौटो तो चरखे पर बैठो, रात को तुम्हारी स्त्री पाठशाला खुले, संध्या समय जलसे हों, तो घर का धंधा कौन करे? मैं बैल नहीं हूँ, तुम ही लोगों के लिए इस जंजाल में फंसा हुआ हूँ। अपने ऊपर लाद न ले जाऊँगा। तुम्हें कुछ तो मेरी मदद करनी चाहिए। बड़े नीतिवान बनते हो। क्या यह नीति है कि बूढ़ा बाप मरा करे और जवान बेटा उसकी बात भी न पूछे? अमरकांत ने उदंडता से कहा, मैं तो आपसे बार बार कह चुका, आप मेरे लिए कुछ न करें। मुझे धन की ज़रूरत नहीं। आपकी भी वृद्धावस्था है, शांतचित्त होकर भगवत भजन कीजिए। समरकांत तीखे शब्दों में बोले, धन न रहेगा लाला तो भीख मांगोगे, यूँ चैन से बैठकर चरखा न चलाओगे, यह तो न होगा। मेरी कुछ मदद करो। पुरुषार्थहीन मनुष्यों की तरह कहने लगे, मुझे धन की ज़रूरत नहीं। कौन है जिसे धन की ज़रूरत नहीं? साधु सन्यासी तक को पैसों पर प्राण देते हैं। धन बड़े पुरुषार्थ से मिलता है। जिसमें पुरुषार्थ नहीं वह क्या धन कमाएगा? बड़े बड़े तो धन की उपेक्षा कर ही नहीं सकते। तुम किस खेत की मूली हो? अमर ने उसी वितंडा भाव से कहा, संसार धन के लिए प्राण दे, मुझे धन की इच्छा नहीं। एक मजूर भी धर्म और आत्मा की रक्षा करते हुए जीवन का निर्वाह कर सकता है। कम से कम मैं अपने जीवन में इसकी परीक्षा करना चाहता हूँ। लाला जी को वाद विवाद का अवकाश न था। हार कर बोले, अच्छा बाबा, कर लो, खूब जी भर कर परीक्षा, लेकिन रोज़ रोज़ रुपये के लिए मेरा सिर न खाया करो। मैं अपनी गाड़ी कमाई तुम्हारे व्यसन के लिए नहीं लुटाना चाहता। लाला जी चले गए। नैना कहीं एकांत में जाकर खूब रोना चाहती थी, पर हिल न सकती थी। और अमरकांत ऐसा विरक्त हो रहा था मानो जीवन उसे भार हो रहा है। उसी वक्त मेहरी ने ऊपर से आकर कहा, भैया, तुम्हें बहू जी बुला रही हैं। अमरकांत ने बिगड़ कर कहा, जा कह दे, फुर्सत नहीं है। चली वहाँ से, बहू जी बुला रही हैं। लेकिन जब मेहरी लौटने लगी तो उसने अपने तीखेपन पर लज्जित होकर कहा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा है, सिल्लो कह दो, अभी आता हूँ। तुम्हारी रानी जी क्या कर रही हैं? सिल्लो का पूरा नाम था कौशल्या। शीतला में पति पुत्र और एक आँख जाती रही है थी, तब से विक्षिप्त सी हो गई थी। रोने की बात पर हंसती, हंसने की बात पर रोती। घर के और सभी प्राणी, यहाँ तक कि नौकर चाकर तक उसे डांटते रहते थे। केवल अमरकांत उसे मनुष्य समझता था। कुछ स्वस्थ होकर बोली, बैठी कुछ लिख रही हैं। लाला जी चीखते थे, इसी से तुम्हें बुला भेजा। अमर जैसे गिर पड़ने के बाद गर्द झाड़ता हुआ प्रसन्न मुख ऊपर चला। सुगदा अपने कमरे के द्वार पर खड़ी थी। बोली, तुम्हारे तो दर्शन ही दुर्लभ हो जाते हैं। स्कूल से आकर चरखा ले बैठते हो। क्यों नहीं मुझे घर भेज देते? जब मेरी ज़रूरत समझना, बुला भेजना। अब की आए मुझे 6 महीने हुए, मियाद पूरी हो गई, अब तो रिहाई हो जाना चाहिए।
यह कहते हुए उसने एक तस्तरी में कुछ नमकीन और कुछ मिठाई लाकर मेज पर रख दी और अमर का हाथ पकड़ कमरे में ले जाकर कुर्सी पर बैठा दिया। यह कमरा और सब कमरों से बड़ा, हवादार और सुसज्जित था। दरी का गर्स था, उस पर करीने की कई गद्दार और सादी कुर्सियां लगी हुई थी। बीच में एक छोटी सी नक्काशीदार गोल मेज थी। शीशे की अलमारियों में सजील्द पुस्तकें सजी हुई थी। आलों पर तरह तरह के खिलौने रखे हुए थे। एक कोने में मेज पर हारमोनियम रखा हुआ था। दीवारों पर धुरंधर रवि वर्मा और कई चित्रकारों की तस्वीरें शोभा दे रही थी। 2-3 पुराने चित्र भी थे। कमरे की सजावट से सुरुचि और संपन्नता का आभास होता था। अमरकांत का सुखदा से विवाह हुए 2 साल हो चुके थे। सुखदा 2 बार तो एक महीना रहकर चली आ गई थी। अब कि उसे आए 6 महीने हो गए थे, मगर उनका स्नेह अभी तक ऊपर ही ऊपर था। गहराइयों में दोनों एक दूसरे से अलग अलग थे। सुखदा ने कभी अभाव न जाना था। जीवन की कठिनाइयाँ न सही थी। वह जाने माने मार्ग को छोड़कर अनजान रास्ते पर पाँव रखते डरती थी। भोग और विलास को वह जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु समझती थी और उसे हृदय से लगाए रहना चाहती थी। अमरकांत को वह घर के कामकाज की ओर खींचने का प्रयास करती रहती थी। कभी समझाती थी, कभी रूठती थी, कभी बिगड़ती थी। सास के न रहने से वह एक प्रकार से घर की स्वामिनी हो गई थी। बाहर के स्वामी लाला समरकांत थे, पर भीतर का संचालन सुखदा के ही हाथों में था। किंतु अमरकांत उसकी बातों पर हंसी में टाल देता था। उस पर अपना प्रभाव डालने की कभी चेष्टा न करता। उसकी विलास प्रियता मानो खेतों में हव्वों की भांति उसे डराती रहती थी। खेत में हरियाली थी, दाने थे, लेकिन वह हव्वा निश्चल भाव से दोनों हाथ फैलाए खड़ा उसकी ओर घूरता रहता था। अपनी आशा और दुराशा, हार और जीत को वह सुखदा से बुराई की भांति छिपाता था। कभी कभी उसे घर लौटने में देर हो जाती तो सुखदा व्यंग करने से बाज न आती थी। हाँ, यहाँ कौन अपना बैठा हुआ है, बाहर के मजे घर में कहाँ। और यह तिरस्कार किसान की कड़े कड़े की भांति हवे के भय को और भी उत्तेजित कर देती थी। वह उसकी खुशामद करता, अपने सिद्धांतों को लंबी से लंबी रस्सी देता, पर सुखदा इसे उसकी दुर्बलता समझकर ठुकरा देती थी। वह पति को दया भाव से देखती थी, उसकी त्यागमयी प्रवृत्ति का अनादर न करती थी, पर इसका तथ्य न समझ सकती थी। वह अगर सहानुभूति भी भिक्षा मांगता, उसके सहयोग के लिए हाथ फैलाता, तो शायद वह उसकी उपेक्षा न करती। अपनी मुट्ठी बंद करके अपनी मिठाई आप खाकर वह उसे रुला देता। वह भी अपनी मुट्ठी बंद कर लेती थी और अपनी मिठाई आप खाती थी। दोनों आपस में हंसते बोलते थे, साहित्य और इतिहास की चर्चा करते थे, लेकिन जीवन के गूढ़ व्यापारों में पृथक थे। दूध और पानी का मेल नहीं, रेत और पानी का मेल था, जो एक क्षण के लिए मिलकर पृथक हो जाता था। अमर ने इस शिकायत की कोमलता या तो समझी नहीं या समझकर उसका रस न ले सका। लालाजी ने जो आघात किया था, अभी उसकी आत्मा उस वेदना से तड़प रही थी। बोला, मैं भी यही उचित समझता हूँ। अब मुझे पढ़ना छोड़कर जीविका की फिक्र करनी पड़ेगी। सुखदा ने खींच कर कहा, हाँ, ज़्यादा पढ़ लेने से सुनती हूँ आदमी पागल हो जाता है। अमर ने लड़ने के लिए यहाँ भी अस्तीनें चढ़ा ली। तुम यह आक्षेप व्यर्थ कर रही हो। पढ़ने से मैं जी नहीं चुराता, लेकिन इस दशा में पढ़ना नहीं हो सकता। आज स्कूल में मुझे जितना लज्जित होना पड़ा वह मैं ही जानता हूँ। अपनी आत्मा की हत्या करके पढ़ने से भूखा रहना कहीं अच्छा है। सुखदा ने भी अपने शस्त्र संभाले, बोले, मैं तो समझती हूँ घड़ी 2 घड़ी दुकान पर बैठकर भी आदमी बहुत कुछ पढ़ सकता है। चरखे और जलसों में जो समय देते हो वह दुकान पर दो तो कोई बुराई न होगी। फिर जब तुम किसी से कुछ कहोगे नहीं तो कोई तुम्हारे दिल की बातें कैसे समझ लेगा। मेरे पास इस वक्त भी 1000 रुपये से कम नहीं। वह मेरे रुपये हैं, मैं उन्हें उड़ा सकती हूँ। तुमने मुझसे चर्चा तक न की। मैं बुरी सही, दुश्मन तुम्हारी दुश्मन नहीं। आज लालाजी की बातें सुनकर मेरा रक्त खौल रहा था। 40 रुपयों के लिए इतना हंगामा। तुम्हें जितनी ज़रूरत हो मुझसे लो। मुझसे लेते तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट लगती हो। अम्मा से लो, वह अपने को धन्य समझेगी। उन्हें इसका अरमान ही रह गया कि तुम उनसे कुछ मांगते। मैं तो कहती हूँ मुझे लेकर लखनऊ चले चलो और निश्चिंत होकर पढ़ो।
अम्मा तुम्हें इंग्लैंड भेज देगी, वहाँ से अच्छी डिग्री ला सकते हो। सुगदा ने निष्कपट भाव से यह प्रस्ताव किया था। शायद पहली बार उसने पति से अपने दिल की बात कही। अमरकांत को बुरा लगा। बोला, मुझे डिग्री इतनी प्यारी नहीं है कि उसके लिए ससुराल की रोटियां तोड़ूं। अगर मैं अपने परिश्रम से धन उपार्जन करके पढ़ सकूंगा तो पढ़ूंगा, नहीं कोई धंधा देखूंगा। मैं अब तक व्यर्थ ही शिक्षा के मोह में पड़ा हुआ था। कॉलेज के बाहर भी अध्ययनशील आदमी बहुत कुछ सीख सकता है। मैं अभिमान नहीं करता, लेकिन साहित्य और इतिहास की जितनी पुस्तकें इन 2-3 सालों में मैंने पढ़ी है, शायद ही मेरे कॉलेज में किसी ने पढ़ी हो। सुगदा ने इस अप्रिय विषय का अंत करने के लिए कहा, अच्छा नाश्ता तो कर लो, आज तो तुम्हारी मीटिंग है। 9 बजे के पहले क्यों लौटने लगे? मैं तो टॉकीज में जाऊंगी, अगर तुम ले चलो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अमर ने रूखेपन से कहा, मुझे टॉकीज जाने की फुर्सत नहीं है। तुम जा सकती हो, फिल्मों से भी बहुत कुछ लाभ उठाया जा सकता है, तो मैं तुम्हें मना तो नहीं करता। तुम क्यों नहीं चलते? जो आदमी कुछ उपार्जन न करता हो उसे सिनेमा देखने का अधिकार नहीं। मैं उसी संपत्ति को अपना समझता हूँ जिसे मैंने परिश्रम से कमाया है। कई मिनट तक दोनों गुम बैठे रहे। जब अमर जलपान करके उठा तो सुगदा ने सप्रेम आग्रह से कहा, कल से संध्या समय दुकान पर बैठा करो। कठिनाइयों पर विजय पाना पुरुषार्थी मनुष्यों का काम है अवश्य, मगर कठिनाइयों की सृष्टि करना, अनायास पाँव में कांटे चुभाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। अमरकांत इस आदेश का असर समझ गया, पर कुछ बोला नहीं। विलासिनी संकटों से कितना डरती है। यह चाहती है मैं भी गरीबों का खून चूसूं, उनका गला काटूं। यह मुझसे न होगा। सुगदा उसके दृष्टिकोण का समर्थन करके कदाचित उसे जीत सकती थी। उधर से हटाने की चेष्टा करके वह उसके संकल्प को और भी दृढ़ कर रही थी। अमरकांत उससे सहानुभूति करके अपने अनुकूल बना सकता था, पर शुष्क त्याग का रूप दिखाकर उससे भयभीत कर रहा था।